अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम डिस्कस कर रहे हैं आपकी 10th क्लास केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 14। आज लेक्चर नंबर 3 में हम स्टडी करेंगे हीटिंग एंड कूलिंग कर्व्स। इससे पिछले लेक्चर में हमने टॉपिक डिस्कस किया था इंटर कन्वर्जन ऑफ फिज़िकल स्टेट। वहाँ हमने मैटर की मुख्तलिफ स्टेट्स के दूसरे में कन्वर्ट किया था। जैसे हमने सॉलिड से लिक्विड बनाया था, लिक्विड से गैस, इसी तरह गैस से हमने लिक्विड बनाया था। तो ये हमने डिस्कशन उस लेक्चर में की थी। आज के लेक्चर में भी हमने उन्हीं कन्वर्जन्स को देखना है, लेकिन ग्राफ की मदद से, और उन ग्राफ को हम नाम देते हैं हीटिंग एंड कूलिंग कर्व्स। तो टॉपिक हम अपना स्टार्ट करते हैं, हीटिंग एंड कूलिंग कर्व्स। वो लिख रहा है कि इंटर कन्वर्जन ऑफ फिजिकल स्टेट्स कैन आल्सो बी अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ अ ग्राफ ड्रॉन बिटवीन द इंटरनल एनर्जी एंड द टेम्परेचर ऑफ अ सिस्टम। वो कह रहा है कि जो मैटर की फिजिकल स्टेट हम एक दूसरे में कन्वर्ट करते हैं, हम इसको ग्राफ की मदद से भी समझ सकते हैं। और वह ग्राफ हम दो चीज़ों के दरम्यान प्लॉट करते हैं, एक टेम्परेचर और दूसरा इंटरनल एनर्जी के दरमियान। सच आ ग्राफ इज़ कॉल्ड हीटिंग और कूलिंग कर्व, और इस ग्राफ को हम नाम देते हैं हीटिंग और कूलिंग कर्व। फिगर शोज सच अ कर्व व्हेन अ सब्सटेंस इज हीटेड और कूल्ड। आपको अपनी बुक में इस टॉपिक में ये ग्राफ दिख रहा होगा। इस ग्राफ को हम नाम देते हैं हीटिंग और कूलिंग कर्व का, और आज हमने इसी ग्राफ को डिस्कस करना है डिटेल में। अब पहले हम इस ग्राफ को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें हमें क्या चीज़ देखने को मिल रही है। सबसे पहले आप देखें तो हमें यहाँ पर वाई एक्सिस के अंदर मिल रहा है टेम्परेचर, और एक्स एक्सिस में उसने हमें दिया हुआ है इंटरनल एनर्जी, यानी हमारा ग्राफ टेम्परेचर और इंटरनल एनर्जी के दरमियान होगा। अब ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है ए, यहाँ से ये ग्राफ शुरू हो रहा है और यहाँ पर ये जा रहा है एफ पॉइंट तक। हमने इस ग्राफ को ना दो डायरेक्शंस में स्टडी करना है। पहले हम देखेंगे ए से एफ तक, उसको हम नाम देते हैं हीटिंग कर्व का। तो उसके लिए मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर एच, और फिर हमने वापस पढ़ना है एफ से लेकर ए पॉइंट तक, इसको हम नाम देंगे कूलिंग कर्व। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ सी। तो उसमें पहले हम पढ़ेंगे हीटिंग कर्व को, यानी पॉइंट नंबर ए से लेकर एफ तक। इसको मैंने दो हिस्सों में डिवाइड किया है। पहले ए से सी तक डिस्कस करेंगे, फिर सी से लेकर एफ तक कर्व कैसे बननी है हम उसको पढ़ेंगे। तो हम पहले देख रहे हैं पॉइंट ए टू सी। When a solid substance at a point A is heated, its temperature increases. सपोज करें कि आपके पास कोई भी एक सॉलिड सब्सटेंस है, वो इस पॉइंट ए पर मौजूद है। अब हम इस सॉलिड सब्सटेंस को ना हीट करना स्टार्ट करते हैं। हीटिंग से क्या होगा, उस सब्सटेंस का टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा। On attaining a specific temperature, it melt as shown by the point B. This point is the melting point of the given solid. अब जब हम उसको हीट करते जाएंगे, उसका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। एक पॉइंट ऐसा आएगा कि वो सॉलिड जो है ना, वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, और उस पॉइंट को हमने नाम दिया था मेल्टिंग पॉइंट का। तो अगर आप इस कर्व को देखें तो इस पॉइंट ए से हम उस सॉलिड को हीट कर रहे हैं। हीट करते करते उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, और इस बी पॉइंट पर जाके वो सॉलिड मेल्ट होना शुरू हो जाएगा, और इस बी पॉइंट का नाम है जी मेल्टिंग पॉइंट। आगे वो लिख रहा है कि फर्दर हीटिंग डज नॉट इंक्रीज द टेम्परेचर बिकॉज द हीट प्रोवाइडेड हेयर इज बीइंग यूटिलाइज्ड टू मेल्ट ऑल द सॉलिड सब्सटेंस एज रिप्रेजेंटेड बाय द लाइन बी टू सी। अब जैसे ही उसका मेल्टिंग पॉइंट आ जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट आने के बाद हम उस सॉलिड को जितनी भी हीट देंगे, वो सारी की सारी हीट यूज़ होगी उस सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए। यानी यहाँ पर टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, बल्कि लिक्विड जो है ना, वो ज़्यादा बनना शुरू हो जाएगा। तो ये जो आपको लाइन दिख रही है ना बी टू सी, यहाँ पर टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा। अब हम पढ़ेंगे पॉइंट सी से लेकर एफ तक ये कर्व कैसे बनी है उसको। तो वो लिख रहा है कि व्हेन ऑल द सॉलिड कन्वर्ट इनटू द लिक्विड द टेम्परेचर स्टार्ट राइजिंग अगेन एज शोन इन द ग्राफ फॉर द पॉइंट सी टू डी। अब आपको पता है कि जो पॉइंट सी है, इस पॉइंट सी का मतलब है कि वो जो सॉलिड है वो सारा का सारा लिक्विड में कन्वर्ट हो चुका है। अब हम जब उस लिक्विड को हीट करेंगे तो उस लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो ये आपके सामने ये टेम्परेचर बढ़ रहा है सी से लेकर डी तक। तो जैसे ही हम डी पॉइंट पर पहुंचेंगे, अब उस लिक्विड ने बॉईल करना स्टार्ट कर देना है। तो इस डी पॉइंट का नाम क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट। एट द टेम्परेचर करस्पॉन्डिंग टू पॉइंट डी द लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग। तो पॉइंट डी पर आके वो लिक्विड बॉईल करना शुरू हो जाएगा। दिस रिप्रेजेंट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड। तो ये जो डी पॉइंट है, ये हमारा बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा।
अगेन फर्दर हीटिंग डज नॉट इंक्रीज द टेम्परेचर टिल द होल लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू गैस। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब है कि वो जो लिक्विड है अब वो गैस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गया। तो डी पॉइंट आने के बाद हम जितनी भी हीट उस लिक्विड को देंगे वो सारी की सारी हीट यूज़ होगी उस लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए। तो दूसरे लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं कि यहाँ पर भी टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया। जैसे यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया था, इस डी से लेकर ई तक जो पॉइंट है यहाँ पर भी टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, उसमें चेंज नहीं आएगी। तो इसी बात को वो यहाँ पर लिख रहा है कि अगेन फर्दर हीटिंग डज नॉट इंक्रीज द टेम्परेचर टिल द होल लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू गैस। अ लाइन डी टू ई शोज नो फर्दर राइज इन टेम्परेचर। तो ये जो डी टू ई लाइन है यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा। द टेम्परेचर अगेन स्टार्ट राइजिंग आफ्टर द point E. This curve represented by the step from A to F is called a heating curve. अब पॉइंट ई पर जितना भी लिक्विड था वो सारा का सारा गैस में कन्वर्ट हो गया। इस पॉइंट ई के बाद हम जितनी भी हीट देंगे उससे वो जो गैस है उसका टेम्परेचर बढ़ेगा और हम इस पॉइंट एफ़ तक पहुंचेंगे। तो अब आपको ये जो कर्व मिली है पॉइंट ए से लेकर एफ़ तक, इस कर्व को हम नाम देते हैं हीटिंग कर्व। ए, फिर सी, डी, ई और ये फिर एफ़ तक। अब हम रिवाइज कर लेते हैं इस हीटिंग कर्व को। हमारे पास एक सॉलिड था जो कि पॉइंट ए पर मौजूद था, फिर हमने उस सॉलिड को हीट करना शुरू किया तो उस हीटिंग की वजह से उसका टेम्परेचर बढ़ गया और हम पहुंच गए पॉइंट बी तक। पॉइंट बी पर आके उस सॉलिड ने मेल्ट करना स्टार्ट कर दिया, तो पॉइंट बी को हमने नाम दिया था मेल्टिंग पॉइंट का। अब इस बी पॉइंट के बाद जितनी भी हम हीट दे रहे थे वो सारी की सारी हीट यूज़ हो रही थी उस सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए। तो बी टू सी जितनी भी हमारे पास ये जो लाइन मिली है यहाँ पर टेम्परेचर नहीं बढ़ा, सारी की सारी हीट यूज़ हुई सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए। तो हम कह सकते हैं कि जो सी पॉइंट है यहाँ पर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ लिक्विड बचा था। अब इस सी पॉइंट के बाद हमने उस लिक्विड को जब हीट किया तो उससे उस लिक्विड का टेम्परेचर भी बढ़ना शुरू हो गया और हम पहुँच गए पॉइंट डी तक। पॉइंट डी पर उस लिक्विड ने बॉईल करना शुरू कर दिया, यानी गैस में कन्वर्ट होना शुरू कर दिया। तो डी पॉइंट को हमने नाम दिया था बॉइलिंग पॉइंट का। अब इस डी पॉइंट पर पहुंचने के बाद जितनी भी हीट उस लिक्विड को मिल रही थी वो सारी की सारी हीट यूज़ हो रही थी उस लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये जो डी से ई लाइन हमें मिली है यहाँ पर टेम्परेचर नहीं बढ़ा था बल्कि सारी की सारी हीट यूज़ हुई लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास ये जो पॉइंट ई है यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अब गैस बची है, कोई भी लिक्विड नहीं बचा। इस ई पॉइंट के आने के बाद जो हमने हीट दी थी उसको, वो सारी की सारी हीट अब उस गैस का टेम्परेचर बढ़ा रही थी और उससे हम फाइनल पॉइंट यानी एफ़ तक पहुँच गए थे। तो ये जो आपको कर्व मिली है जो इस पॉइंट ए से स्टार्ट हो रही है और एफ़ पर ख़त्म हो रही है, इस कर्व को हम नाम देते हैं हीटिंग कर्व का। अब हम पढ़ेंगे कूलिंग कर्व को जो कि इस पॉइंट एफ़ से स्टार्ट होगी और एफ़ से आते आते ये ख़त्म होगी ए पॉइंट पर, यानी ये हीटिंग कर्व के बिल्कुल ऑपोजिट है। हीटिंग कर्व थी ए से एफ़ तक और एफ़ से ए जब हम वापस आएंगे यानी अब हम गैस को जब हम सॉलिड में लेके आएंगे तो इस कर्व को नाम हम देंगे कूलिंग कर्व का। तो वो लिख रहा है कि द सेम ग्राफ इन द फिगर कैन बी स्टडीड इन द रिवर्स डायरेक्शन फ्रॉम पॉइंट एफ टू ए, इट इज़ कॉल्ड अ कूलिंग कर्व। तो ये जो पॉइंट एफ टू ए है ये हमारी कूलिंग कर्व कहलाएगी। अब इसको मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहले हम पढ़ेंगे एफ से ई पॉइंट कैसे है और फिर ई पॉइंट से हम वापस ए पॉइंट पर कैसे पहुँचे, इसको नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। तो वो लिख रहा है व्हेन द गैस प्रेजेंट एट द पॉइंट एफ इज़ कूल्ड इट्स टेम्परेचर स्टार्ट डिक्रीजिंग। आपको पता है कि एफ़ पॉइंट पर हमारे पास गैस मौजूद थी, अब हमने इस गैस का टेम्परेचर कम करना स्टार्ट किया है। तो टेम्परेचर कम करते हम इस पॉइंट ई तक पहुंच जाएंगे। एट द पॉइंट ई इट स्टार्ट कन्वर्टिंग इनटू अ लिक्विड, दिस इज़ कॉल्ड द कंडेंसेशन पॉइंट और द लिक्विफिकेशन पॉइंट। अब जैसे ही वो गैस इस ई पॉइंट पर पहुंचेगी यहाँ पर आकर वो गैस अब लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट कर देगी क्योंकि हम उस गैस का टेम्परेचर कम करते आ रहे हैं। तो इस ई पॉइंट को नाम दिया जाता है लिक्विफेक्शन पॉइंट या इसको हम दूसरे लफ्ज़ों में कंडेंसेशन पॉइंट भी कहते हैं। लास्ट में वो लिख रहा है एंड इट रिप्रेजेंट द सेम टेम्परेचर एज द बॉइलिंग पॉइंट। अगर आप गौर करें तो जहाँ पे हमारा ई पॉइंट है उसके बिल्कुल सामने हमारा डी पॉइंट भी मौजूद है और इन दोनों का अगर आप टेम्परेचर देखेंगे तो टेम्परेचर भी सेम है। तो दूसरे लफ्ज़ों में हम इसको यूँ भी कह सकते हैं कि वो टेम्परेचर जिस पर लिक्विड गैस में कन्वर्ट होना स्टार्ट करे यानी बॉइलिंग पॉइंट,
और वो टेम्परेचर जिस पर गैस लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट करे यानी पॉइंट ऑफ लिक्विफेक्शन, उन दोनों का टेम्परेचर सेम होता है। अब हम देखते हैं कि पॉइंट ई से ए तक कैसे कर्व बनी है। वो लिख रहा है द टेम्परेचर विल हाउ एवर रिमेन कॉन्स्टेंट ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन और लिक्विफेक्शन। अब जैसे ही वो गैस लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गई यानी पॉइंट ई, उस पॉइंट से लेकर इस डी पॉइंट तक जितनी भी हम कूलिंग करेंगे वो सारी की सारी कूलिंग की वजह से वो गैस लिक्विड में कन्वर्ट होगी। तो यहाँ पर जो टेम्परेचर है उसमें चेंज नहीं आएगा और हमारे पास इस डी पॉइंट पर अब जितनी भी गैस थी वो सारी की सारी लिक्विड में कन्वर्ट हो चुकी है। Further cooling will convert the liquid into solid at the point C, which is called the freezing point, and it represents the same temperature as the melting point. अब जब हम इस लिक्विड का टेम्परेचर कम करना स्टार्ट करेंगे ना, तो ये पहुंचेगा इस पॉइंट सी पर। पॉइंट सी पर पहुंचने का मतलब है कि अब इस लिक्विड ने सॉलिड में कन्वर्ट होना स्टार्ट कर दिया है और इस पॉइंट सी को हम नाम देते हैं फ्रीजिंग पॉइंट का। The line C2B shows that the process of cooling is converting all the liquid into solid state at constant temperature. अब ये जो C पॉइंट से लेकर इस B पॉइंट तक हमें जो लाइन मिल रही है, ये लाइन हमें ये बता रही है कि अब हम जितनी भी कूलिंग करेंगे उस कूलिंग की वजह से वो सारा का सारा लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी इस B पॉइंट पर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर सॉलिड मौजूद होगा और फिर लास्ट में जब हम उस बी पॉइंट का टेम्परेचर कम करते जाएंगे तो हम इस ए पॉइंट पर वापस पहुंच जाएंगे। अब हम इस कूलिंग कर्व को समराइज़ कर लेते हैं। हम थे इस पॉइंट एफ पर जहाँ पर सिर्फ हमारे पास गैस मौजूद थी, फिर हमने उस गैस का टेम्परेचर कम करना स्टार्ट किया तो हम पहुँच गए पॉइंट ई पर। अब इस पॉइंट ई पर पहुँचने के बाद उस गैस ने लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट कर दिया था, तो इस ई पॉइंट को नाम दिया था हमने पॉइंट ऑफ लिक्विफेक्शन। इस ई पॉइंट पर पहुंचने के बाद अब हम जितना भी टेम्परेचर कम कर रहे थे उसकी वजह से वो जो गैस है वो सारी की सारी लिक्विड में कन्वर्ट हो रही थी और हम पहुंच गए थे इस पॉइंट डी तक। यानी इस डी पॉइंट पर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ अब लिक्विड मौजूद है। फिर हमने जब उस लिक्विड का टेम्परेचर मज़ीद कम किया तो हम पहुंच गए इस पॉइंट सी पर। पॉइंट सी पर पहुंचने पर अब वो जो लिक्विड है उसने सॉलिड में कन्वर्ट होना स्टार्ट कर दिया था, तो इस सी पॉइंट को हमने नाम दिया था फ्रीजिंग पॉइंट का। अब इस सी पॉइंट पर पहुंचने के बाद हम जितना भी टेम्परेचर कम कर रहे थे, जितनी भी हम कूलिंग कर रहे थे, उसकी वजह से वो जो लिक्विड है वो सारा का सारा सॉलिड में कन्वर्ट होता गया और हम पहुंच गए यहाँ पर पॉइंट बी पर। मज़ीद जब हम इस पॉइंट बी से टेम्परेचर कम करेंगे तो हम अपने वापस इनिशियल पॉइंट यानी पॉइंट ए पर पहुँच जाएंगे। तो ये जो आपको कर्व मिली है जो कि पॉइंट एफ से स्टार्ट हो रही है और इस पॉइंट ए पर एंड हो रही है, इस कर्व को हम नाम देते हैं कूलिंग कर्व का। इस टॉपिक के एंड पे उसने ना वाटर की एग्जांपल डिस्कस की है, तो हम इसकी पहले हीटिंग कर्व पढ़ेंगे फिर इसकी कूलिंग कर्व पढ़ेंगे। अब आप फ़र्ज़ करें कि इस ए पॉइंट पर हमारे पास वाटर मौजूद है आइस की फॉर्म में और आइस आपको पता है सॉलिड होती है। हम इस आइस को ना हीट करना शुरू करते हैं। हीट करने से इस आइस का टेम्परेचर बढ़ेगा। अब टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते जब पहुंच जाएगा ना 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो यहाँ पर आकर वो जो आइस है वो लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट कर देगी। तो लिहाजा ये जो बी पॉइंट है ना, इस बी पॉइंट को हम नाम दे देंगे मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि यहाँ पर आकर वो आइस लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट कर गई है। अब इस बी पॉइंट से सी पॉइंट तक जितनी भी हम हीट देंगे ना, उस हीट की वजह से वो जो आइस है वो लिक्विड वाटर में कन्वर्ट होती रहेगी और इस सी पॉइंट पर आकर जितनी भी आइस थी वो सारी की सारी अब लिक्विड वाटर में कन्वर्ट हो चुकी है। तो हम कह सकते हैं कि इस सी पॉइंट पर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ अब लिक्विड वाटर मौजूद है। इसी बात को उसने यहाँ पर लिखा है, कहता है फॉर वाटर अ हीटिंग कर्व विल शो द राइज ऑफ टेम्परेचर ऑफ आइस अंटिल इट रीचेज 0 डिग्री सेंटीग्रेड मेल्टिंग पॉइंट। यानी जब हम वाटर की हीटिंग कर्व स्टडी करेंगे ना, तो जो आइस है उसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे। 0 डिग्री जैसे ही टेम्परेचर होगा उस टेम्परेचर पर वो जो आइस है वो लिक्विड वाटर में कन्वर्ट होना स्टार्ट कर देगी। देन इट रिमेन्स कॉन्स्टेंट वाइल द आइस मेल्ट इनटू द लिक्विड वाटर। 0 डिग्री टेम्परेचर पहुंचने के बाद टेम्परेचर हो जाएगा कॉन्स्टेंट। अब हम जितनी भी हीट देंगे वो सारी की सारी हीट टेम्परेचर नहीं बढ़ाएगी, बल्कि उस आइस को लिक्विड में कन्वर्ट होने के लिए यूज़ होगी। अब सी पॉइंट पर हमारे पास लिक्विड वाटर मौजूद है।
जब हम इसको हीट करना स्टार्ट करेंगे तो इसका टेम्परेचर बढ़ेगा और बढ़ते बढ़ते हम इस डी पॉइंट पर पहुंच जाएंगे। जैसे ही हम इस डी पॉइंट पर पहुंचेंगे वो लिक्विड वाटर अब बॉईल होना स्टार्ट कर देगा। लिहाजा इस डी पॉइंट को हम नाम दे देंगे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट, और यहाँ पर जो टेम्परेचर होगा वो होगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो वो लिख रहा है कि फर्दर हीटिंग विल इंक्रीज द टेम्परेचर अगेन एंटिल इट रीचेस 100 डिग्री सेंटीग्रेड बॉइलिंग पॉइंट। तो टेम्परेचर जब 100 डिग्री पहुंचेगा वहाँ पर वाटर अब वेपर्स बनना स्टार्ट कर देगा। तो 100 डिग्री टेम्परेचर को हम नाम देंगे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट। अब अगर हम इस कर्व में आगे जाएं तो ये जो डी पॉइंट से ई पॉइंट है ना, यहाँ पर जितनी भी हम हीट देंगे वो सारी की सारी हीट यूज़ होगी उस लिक्विड वाटर को वेपर्स में या गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होने में। तो इस ई पॉइंट पर सारा का सारा लिक्विड अब गैस में कन्वर्ट हो चुका है, जिसको हम स्टीम कहते हैं। तो वो यहाँ पर लिख रहा है कि एट दिस पॉइंट इट रिमेन कॉन्स्टेंट वाइल द लिक्विड वाटर इज कन्वर्टेड इनटू द स्टीम। तो डी से ई पॉइंट पर जितनी हीट होगी वो सारी लिक्विड वाटर को स्टीम में कन्वर्ट होने के लिए यूज़ होगी और ई पॉइंट पर हमारे पास मुकम्मल स्टीम मिल जाएगी। और अब जो ई पॉइंट के बाद हम जितनी भी हीट देंगे तो वो इस स्टीम का टेम्परेचर बढ़ाएगी और हम इस एफ पॉइंट पर पहुंच जाएंगे। और ये जो हमें कर्व मिली है इस पॉइंट ए से लेकर इस पॉइंट एफ तक, इसको हम नाम देंगे वाटर की हीटिंग कर्व का। अब हम डिस्कस करेंगे वाटर की कूलिंग कर्व। तो वो लिख रहा है कि अ कूलिंग कर्व फॉर वाटर विल शो द टेम्परेचर ऑफ द स्टीम डिक्रीजिंग until it reaches 100 degree centigrade, then it remains constant while the steam condenses into the liquid water। अब आपको पता है कि F पॉइंट पर हमारे पास स्टीम मौजूद है हाई टेम्परेचर पर। अब हम उसका टेम्परेचर कम करना स्टार्ट करते हैं, करते करते जब हम E पॉइंट पर पहुंचेंगे तो यहाँ पर जो स्टीम है वो अब लिक्विड वाटर में कन्वर्ट होना स्टार्ट कर देगी। और इस ई पॉइंट को हमने नाम दिया था पॉइंट ऑफ लिक्विफैक्शन। और इसका टेम्परेचर जो है वो एग्जैक्टली वही होता है जो बॉइलिंग पॉइंट का, यानी जब टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड होगा उस पॉइंट पर वो जो स्टीम है वो लिक्विड वाटर में कन्वर्ट होना स्टार्ट कर देगी। आगे जाएं, जैसे ही हम ई पॉइंट से डी पॉइंट की तरफ जाएंगे तो जितनी भी कूलिंग हम करेंगे उस कूलिंग की वजह से वो सारी की सारी स्टीम अब लिक्विड वाटर में कन्वर्ट होगी। तो डी पॉइंट पर पहुंचने पर सारी की सारी स्टीम अब लिक्विड वाटर में कन्वर्ट हो चुकी है। अब इस डी पॉइंट पर पहुंचने के बाद जब हम मज़ीद कूलिंग करेंगे यानी टेम्परेचर को मज़ीद कम करते जाएंगे तो हम इस सी पॉइंट पर पहुंच जाएंगे। इस सी पॉइंट पर वो जो लिक्विड वाटर है अब वो सॉलिड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गया, यानी अब आइस बनना शुरू हो जाएगी। और इस टेम्परेचर को हम नाम देते हैं फ्रीजिंग पॉइंट का। और ये आपको पता है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर वो जो लिक्विड वाटर है वो आइस में कन्वर्ट होना स्टार्ट कर देता है। इसी बात को यहाँ थ्योरी में लिख रहा है कि द टेम्परेचर डिक्रीजेज अगेन अंटिल इट रीचेज 0 डिग्री सेंटीग्रेड। टेम्परेचर कम होते होते 0 डिग्री टेम्परेचर पर आ जाएगा। फाइनली इट रिमेन्स कॉन्स्टेंट वाइल द लिक्विड वाटर चेंजेस टू आइस। और सी पॉइंट पर पहुँचने के बाद ये फिर कॉन्स्टेंट हो जाएगा, यानी जब हम जितनी भी अब यहाँ पर कूलिंग करेंगे वो सारी की सारी कूलिंग की वजह से वो लिक्विड वाटर सॉलिड यानी आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस बी पॉइंट पर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या बचाएगी, आइस। और लास्ट में हम जब इस पॉइंट बी से टेम्परेचर कम करेंगे तो हम वापस से ए पॉइंट पर पहुंच जाएंगे। तो ये जो आपको कर्व मिली है जो कि इस पॉइंट एफ से स्टार्ट हो रही है और इस पॉइंट ए पर एंड हो रही है, इसको हम नाम देंगे वाटर की कूलिंग कर्व का। Lines B to C and D to E show that here the given energy is being utilized to change the phase from solid to liquid and from liquid to gas respectively। यानी ये जो यहाँ पर B पॉइंट है इस B पॉइंट पर पड़ा होता है सॉलिड और ये जो C पॉइंट है यहाँ पर होता है लिक्विड। तो B पॉइंट से C पॉइंट जाते वक्त जितनी भी हम एनर्जी देंगे वो सारी की सारी एनर्जी यूज़ होगी इस सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए। बिल्कुल इसी तरह ये जो डी पॉइंट है इस डी पॉइंट पर होता है लिक्विड और ई पॉइंट पर होती है गैस। तो डी पॉइंट से ई पॉइंट तक जाते वक्त जितनी भी हम एनर्जी देंगे वो सारी की सारी एनर्जी यूज़ होगी इस लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए। टॉपिक के लास्ट में उसने ये क्विक चेक 14.2 दिया जिसमें उसने 2 सवाल पूछे हैं, तो हम इन दोनों सवालों को आंसर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में वो पूछ रहा है कि वाई डू वाटर वेपर्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड कॉज मोर सीवियर बर्न्स एज कंपेयर्ड टू लिक्विड वाटर एट द सेम टेम्परेचर। सवाल वो ये पूछ रहा है कि आपके पास
एक तरफ है स्टीम जो कि 100 डिग्री टेम्परेचर पर पड़ी है, और दूसरी तरफ आपके पास मौजूद है लिक्विड वाटर, उसका टेम्परेचर भी 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, यानी दोनों का टेम्परेचर बराबर है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब स्टीम भी और लिक्विड वाटर भी अगर स्किन पर गिरता है तो उससे जो स्टीम है वो ज़्यादा डैमेज करती है और लिक्विड वाटर कम डैमेज करती है। इसकी वजह क्या है? अब इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जो लिक्विड वाटर होता है उसकी एक मखसूस एनर्जी होती है। जब हम इस लिक्विड वाटर को हीट करते हैं तो उस हीट की वजह से लिक्विड वाटर कन्वर्ट हो जाता है स्टीम के अंदर। तो यानी हमने लिक्विड वाटर को जब हीट किया है तो उसके बाद स्टीम बनी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि लिक्विड वाटर की एनर्जी होती है कम और ये जो स्टीम होती है इसकी एनर्जी होती है ज़्यादा। इसी वजह से जो स्टीम है वो ज़्यादा डैमेज करती है और जो लिक्विड वाटर है वो स्किन को निस्बतन कम डैमेज करता है। अब हम इसको रीड करते हैं। वाटर वेपर्स स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस कंटेन मोर इंटरनल एनर्जी दैन लिक्विड वाटर एट द सेम टेम्परेचर। जो स्टीम है उसकी इंटरनल एनर्जी लिक्विड वाटर से ज़्यादा होती है अगरचे उनका टेम्परेचर सेम ही क्यों ना हो। दिस एक्स्ट्रा हीट इज़ कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। और ये जो हमने हीट दी थी इस लिक्विड वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए, इस हीट को हम नाम देते हैं हीट ऑफ वेपराइजेशन। When steam contacts the skin, it releases the extra heat energy as it condenses back into the liquid water, causing severe burns. अब जब ये स्टीम किसी स्किन के साथ कांटेक्ट में आएगी तो ये अपनी एनर्जी कम करेगी या रिलीज़ करेगी और कंडेंस होकर वापस से लिक्विड वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये जो उसने एनर्जी अपनी रिलीज़ की है इसकी वजह से जो स्किन है उसको ज़्यादा डैमेज होता है और वो ज़्यादा बर्न होती है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। वाई डू वी फील कंफर्टेबल वेयरिंग कॉटन क्लॉथ्स इन समर? आपको पता है कि हम गर्मियों में प्रेफर करते हैं कॉटन का ड्रेस पहनना, तो वो उसकी रीज़न पूछ रहा है कि हम वो क्यों प्रेफर करते हैं। तो इसका आंसर हम लिखेंगे कि कॉटन इज़ अ गुड एब्जॉर्बर ऑफ स्वेट। जो कॉटन होता है वो स्वेट को या पसीने को अच्छा एब्जॉर्ब करता है। इट एब्जॉर्ब स्वेट फ्रॉम आवर स्किन एंड अलाउज इट टू इवेपोरेट क्विकली। और ये जो जितना भी स्वेट एब्जॉर्ब करेगा ये उसको फौरी तौर पर इवेपोरेट करवा देगा। ड्यूरिंग इवेपोरेशन स्वेट टेक्स हीट फ्रॉम आवर बॉडी कूलिंग अस डाउन। और जब इस स्वेट ने इवेपोरेट होना होता है तो इसको हीट चाहिए होती है और ये हीट हमारी बॉडी से उसको मिलती है। दिस इज़ वाई कॉटन क्लॉथ्स कीप अस कूल एंड कंफर्टेबल इन समर। और जितनी स्वेट ज़्यादा इवेपोरेट होगी उतनी ही हमारी बॉडी ज़्यादा कूल होगी, इसीलिए गर्मियों में कॉटन के क्लॉथ्स प्रेफर किए जाते हैं। तो यहाँ पर आपका आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। आज के लेक्चर में हमने ग्राफ की मदद से देखा है कि कैसे मैटर की एक स्टेट दूसरी स्टेट में कन्वर्ट होती है। उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।